आदरणीय वजाहत हबीबुल्ला साहब और इस डिजिटल माइनॉरिटी समिट में हिस्सा लेने के लिए आए हुए तमाम साथियों, मुझे 5 मिनट में अपनी बात रखनी है। और मुझे लगता है कि अगर कोई पॉलिटिकल आदमी हो और 19 साल से एमएलए रहा हो और चंद मिनटों में बात कहना सबसे मुश्किल मरहला मेरा है। और आप सभी लोग यहाँ पे हैं, टेक्नीशियंस, अलग अलग अपने फील्ड में काम करने वाले, और हम लोग सियासी लोग हैं जो कुछ करते नहीं, ऐसा लोग समझते हैं। लेकिन यहाँ डिजिटल माइनॉरिटी समिट में मुझे बुलाया गया। सबसे पहले मैं मंजर साहब का, उनके तमाम साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ। सब्जेक्ट यहाँ पे है थ्रू दिस टेक्नोलॉजी किस तरह से माइनॉरिटी स्पेशली मुसलमानों को एम्पावर्ड किया जाए, और क्या एम्पावर्ड हम हुए या कितने हो सकते हैं, ये यहाँ पे इस समिट का मकसद है। लेकिन मैं यहाँ बैठा था, ऐसा लग रहा था कि असेंबली में बैठा हूँ। कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हो रही थी, कुछ मसले ऐसे भी आ रहे थे जिसका कुछ संबंध शायद नहीं था। Naukri.com आता तो मुझे लगता कि शायद इसके ज़रिए एम्पावरमेंट हुआ हो, लेकिन मकान किसे मिले और ना मिले इसका भी क्लैरिफिकेशन यहाँ हुआ। मुझे लगता शायद उसकी ज़रूरत थी या ना थी, मैं क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहता। लेकिन ये बात सच है कि थ्रू डिजिटल टेक्नोलॉजी जो नया एक ऑर्गन हमारे हाथ में है, शायद मेरी उम्र 54 साल है, और ये पूरी टेक्नोलॉजी को आते हुए हमने देखा, डेवलप होते हुए देखा, और हम उस उम्र में हैं जो कहीं ना कहीं पूरी तरह से न उससे हम जुड़े, न उसको छोड़कर हम उससे दूर रह पाए, ऐसी अवस्था में मैं हूँ। लेकिन जैसा कि अभी हमारे एक साथी ने कहा कि इस मुल्क के अंदर मुसलमानों की 64% आबादी यंग है, पूरे देश की आबादी यंग है, सिर्फ मुसलमानों की नहीं, और पूरा यंग इंडिया इसीलिए कहा जाता है। जहाँ तक सवाल मुसलमानों का, इस टेक्नोलॉजी से हमारा कितना एम्पावरमेंट हुआ, ये बात सच है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी से मुसलमानों का एम्पावरमेंट हुआ है, ये हमें मानना पड़ेगा। सबसे पहले परेशानी हमारी है कि हमारे बारे में लोगों के दिमाग में मिसकंसेप्ट है, या हम हमेशा अपनी बात कहते हैं कि हमें कहीं ना कहीं हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा चलता है, हमारे खिलाफ बातें फैलाई जाती हैं, और उस प्रोपेगेंडा को तोड़ने के लिए शायद इतनी ताकत हमारे पास ना हो कि हम कुछ 4 रंग का कोई एक अखबार निकालें, या इस मुल्क के अंदर जो अखबारों की एक बहुत बड़ी श्रृंखला है उसमें हम कहीं नज़र नहीं आते। ये भी बात सच है कि 200 करोड़ रुपए लगाकर कोई एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का सेंटर हम खड़ा नहीं कर सकते, या 10-15 करोड़ रुपया डालकर उसे हम जिंदा नहीं रख सकते। ये बात उतनी ही सच है कि इस टेक्नोलॉजी से हम अपनी बात बिना पैसे के, बिना सेंसरशिप के लोगों तक पहुंचा सकते हैं, और ये एक एम्पावरमेंट का सबसे बड़ा एक हथियार हमें मिला है, ये हमें मानना पड़ेगा। सेंसर का मेरा मतलब ये नहीं कि गवर्नमेंट सेंसर, सेंसर का मतलब ये है कि किसी एडिटर का सेंसर नहीं है। कहीं अखबार में काम करने वाला कोई मुसलमान भी होगा, अगर उसने कोई आर्टिकल लिख दिया, खबर दे दी, लेकिन वहाँ पे बैठा हुआ डेस्क पे कोई जो सब एडिटर होगा वो भी उसे सबिंग कर देगा, या एडिटर या मालिक की मर्जी नहीं होगी तो आपका मामला नहीं जाएगा। वैसे इनपुट एडिटर जहाँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का है, उसने अगर सोच दिया तो मुझे लगता है हालात ऐसे आज हमारे पास हैं कि एक ऐसा हथियार हमारे पास है जिसके ज़रिए हम अपनी बातों को लोगों तक पहुंचा सकते हैं, अपनी गलतफहमियों को दूर कर सकते हैं, और हम क्या चाहते हैं ये लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाने का काम बआसानी हो सकता है। ये एक एम्पावरमेंट है। लेकिन जब ये टेक्नोलॉजी आई इस मुल्क के अंदर, राजीव गांधी साहब ने जब लाई, तब हम लोग देख रहे थे जैसे ही कंप्यूटर की बात हुई, पूरे हिंदुस्तान में झंडे ले लेके लोग उसकी मुखालफत कर रहे थे, कह रहे थे कि नहीं, बेरोजगारी आ जाएगी, बैंकों में लग गया कंप्यूटर, एक भी आदमी काम नहीं करेगा, सब लोग बिना रोजी रोटी के हो जाएंगे, इस तरह से आवाज़ें उठ रही थी। लेकिन इस टेक्नोलॉजी के आने के बाद हम ये भी देखते हैं कि करोड़ों लोगों को रोजगार देने वाला ये साधन भी बना है, ये हमको मानना पड़ेगा। और मुझे बताते हुए खुशी होती है
कि हो सकता है लोगों की अपनी कंपनियां हो, कंपनियों के मालिक मुसलमान अली प्रेम जी हो सकते हैं, लेकिन उन कंपनियों में काम करने वाला सबसे ज़्यादा इंजीनियर कोई है तो परसेंटेज में मुसलमान इंजीनियर उस कंपनियों में काम कर रहा है। उन कंपनियों में अगर कॉल सेंटर है, हमारा बच्चा कुछ नहीं करता है तो रात में जागने का तो हमारा शौक़ है, और रात में जागकर कम से कम टेलीफोन पे बटन घुमा घुमा के बात करके 10-20 हज़ार रुपये अपने घरों तक पहुंचा पा रहा है। यह हबीबुल्ला साहब हैं, हम लोग जिस उम्र के हैं, हमारे से भी ज़्यादा उम्र के लोग यहाँ पर बैठे हैं। मैं तो हमेशा, मैं आपसे छोटा हूँ, हमारे उम्र के भी और कुछ लोग यहाँ पे हैं, लेकिन हमने देखा कि डिजिटलाइजेशन और उस वक्त में क्या फ़र्क है। हम लोग जब स्कूल में जाते थे, छोटे भाई का एडमिशन करने के लिए कहा गया कि बर्थ सर्टिफिकेट ले आओ, तो हमारी माँ या तो गद्दा पलटती या राशन के डब्बे खोलती या कहीं ना कहीं तकिए के नीचे देखती कि बर्थ सर्टिफिकेट मैंने रखा कहाँ है। मुसलमान इस मुल्क में अल्लाह के बाद किसी को डरता था तो कागज़ को, और खाकी लिफाफा अगर आ जाता, उसमें अगर चेक आ जाता 10,000 रुपये का तो भी नहीं लेता, वो डरता कि कहीं ना कहीं सरकारी नोटिस आ गए, कागज़ लेना नहीं है। लेकिन बदला है समय, नौजवान बच्चे बड़े पैमाने पे, चाहे वो मुसलमान हो या और कौमों के हों, कम से कम शहरों में स्मार्टफोन के ज़रिए कहीं ना कहीं अपने आप को लोगों तक जोड़ पा रहे हैं, चीज़ों को जान पा रहे हैं, समस्याओं को समझ पा रहे हैं और समस्याओं का निराकरण करने का काम कर पा रहे हैं। ये हमको मानना पड़ेगा। डिजिटल के ज़रिए मुसलमानों का एम्पावरमेंट हो सकता है। हो सकता है कि सरकार ने आकाश टेबलाइट देने का फैसला किया है, अब कब देगी पता नहीं, लेकिन जब आकाश हमारे बच्चों के हाथ में आएगा तो हमें लगता है कि उंगली से जैसे जैसे वो चीज़ों को घुमाएगा और कहीं ना कहीं उससे उसकी ताकत पैदा होगी। एक ऐसा मीडिया या ऐसा एक सिस्टम है जिसके ज़रिए एम्पावरमेंट हो सकता है, और एम्पावरमेंट करते करते कुछ सवाल हमारे मन में पैदा होते हैं। जब हमारे साथियों को मैं पूछता हूँ कि भाई इतना हम लोग ये कंप्यूटराइजेशन युग में या डिजिटल मीडिया के युग में हम जा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि कहीं ना कहीं हम पंगु बना दिए जाएंगे? आज फेसबुक है, गूगल है, इतना उस पर लोग निर्भर हो गए हैं कि अगर गूगल के मालिक का कल दिमाग ख़राब हो गया कि नहीं बंद करना है सब, तो मुझे लगता है कि पूरी दुनिया का एक बड़ा हिस्सा जिस तरह से फालिज नहीं मार देता उस तरह की अवस्था में आ सकता है। फेसबुक वाले जिस तरह से अगर कुछ फैसला लें तो क्या कर सकते हैं मुझे पता नहीं, ये सवाल है। मैं ऐसे नहीं कि इसके खिलाफ़ कोई बात करता हूँ, ये सवाल मेरे मन में आते हैं। यहाँ पे 10 साल से लोग इस डिजिटल इंक्लूसिव डेवलपमेंट को लेकर काम कर रहे हैं, तो इस सवाल का भी कहीं ना कहीं हमें जवाब ढूंढना पड़ेगा। सिर्फ हम उसके सहारे ही चलेंगे, इस तरह के हालात बनते हैं। भाई हमारे पूना वाला साहब हैं, थोड़ी सी मैं बात बता देता हूँ, शायद आप पैदा नहीं हुए होंगे तब से हम सियासत करते हैं, और आपके महाराष्ट्र में ही हैं। हाँ, और आपके शहर के बगल में ही है। आपको मैं दावत देता हूँ, मैं मुसलमानों का लीडर नहीं, मैं हिंदू मोहल्ले से जीतता हूँ, लेकिन मुसलमान लीडर कुछ नहीं करता। ये अगर आपके दिमाग में कहीं, जरा सुनिए सुनिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आई हैव टू रिप्लाई। बीइंग अ कम्युनिटी, बीइंग अ लीडर ऑफ अ कम्युनिटी, बीइंग अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पब्लिक, आई हैव टू रिप्लाई इट। मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ। हमारा एक स्कूल है अल बरकात मलिक मोहम्मद इस्लाम हाई स्कूल, CBSE बोर्ड का स्कूल है। ई लर्निंग होता है, 3,400 बच्चे हैं, उसमें 1,400 बच्चों को मुफ्त पढ़ाया जाता है। आपसे गुजारिश है कि वेबसाइट भी खोलें। हिंदुस्तान में मुंबई शहर क्रिकेट के पे नाश करने वाला शहर है। गाइल शील्ड का पिछले साल का भी फाइनल उसी स्कूल ने जीता, हैरिस शील्ड का पिछला फाइनल भी उसी स्कूल ने जीता। इस साल भी नेशनल के लिए 7 बच्चे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मुंबई की टीम को 4 बच्चे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कुछ नहीं करते, सिर्फ डिजिटल चीज़ों से या नेट पे जाने से अपनी मर्जी से चीज़ें मिल सकती हैं। लोगों में जाओगे तो लोग क्या करते हैं ये भी नज़र आएगा। आपसे गुजारिश करता हूँ भाई, प्लीज़ 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 प्लीज़, मैं आपको इनवाइट करता हूँ कि आप आकर देखें कि कुछ लोग, हो सकता है अवेसी का कुछ अपना मिशन हो,
लेकिन हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में, हिंदुस्तान की असेंबलीज़ में बहुत सारे लोग हैं जिन्हें लोग 30 साल से, 20 साल से, 40 साल से चुनकर भेजते हैं और कुछ ना कुछ तो करते होंगे, तभी जीत कर आते हैं। ये आपसे गुजारिश है। एक ये माध्यम है डिजिटल मीडिया का, जिससे एम्पावरमेंट हो सकता है। हमें लगता है कि आकाश आ जाएगा तो सभी के साथ हमारे हाथ में भी टैब आएगा और उस टैब से हम अपने हालात को बदलेंगे। जो लोगों ने यहाँ पे रखा चीज़ों को, एक टीचर के जरिए सैकड़ों स्कूल में पढ़ाने का भी मॉडल है। आमिर भाई का जो प्रोफेशनल है उनको इकट्ठा करने का मॉडल है। बहुत सारे मॉडल हैं, लोग काम करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में इन